हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर सब्जेक्ट हर क्लास के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 पर, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। चलिए, तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेगनेंसी के बारे में एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रेगनेंसी क्या हो गई, कंफर्म हो गई। क्या हो गई, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, क्लियर है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो क्या प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, नहीं। इसलिए मैं क्या बोल रही हूं कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी हो गई है। क्या क्लियर है, पक्का। तो हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी, क्लियर है। लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। क्या क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है या उससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियोस देख लीजिए, देन इस वीडियो को देखिएगा। क्या आपको इतना क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन। मैंने बोला इम्प्लांटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो क्या बोला, इम्प्लांटेशन के बाद, है ना, इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोपोब्लास्ट होती है, ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है मैम, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर सेल होते हैं, वो क्या है, एक लेयर बनाते हैं, जैसे हमने ट्रोपोब्लास्ट बोला था। क्या बोला था, ट्रोपोब्लास्ट, क्लियर है। आफ्टर इम्प्लांटेशन यही ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या इतना क्लियर हुआ। तो कोरियोनिक विलाई क्या होती है, आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ एम्बेडेड हो जाता है, कहाँ धस जाता है, कहाँ पर, जल्दी बताइए, यूट्रस में। किसकी यूट्रस में, मदर की यूट्रस में। मदर की यूट्रस में भी कहाँ, एंडोमेट्रियल वॉल में। कहाँ पर, एंडोमेट्रियम वॉल पे। क्या क्लियर है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद क्या फॉर्म होने लगती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होने लगते हैं। कहाँ से, ट्रोपोब्लास्ट लेयर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले ये ब्लैंक स्लाइड पे हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो ये है हमारा, एक मिनट सॉरी, ये जो है ये ब्लास्टोसिस्ट की क्या है, आउटर लेयर है, जिसे हमने क्या बोला, जल्दी बताइए, इसे हमने बोला ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोला, ट्रोपोब्लास्ट। क्या इतना क्लियर हुआ। तो ये हो गई आपकी ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ट्रोपोब्लास्ट। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसी के अंदर क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, जैसे हमने क्या बोला था, इनर सेल मास। क्या बोला था, इनर सेल मास। तो ये क्या हो गए, इनर सेल मास, क्लियर है। तो ये हो गए आपके इनर सेल मास। तो ये क्या है, जल्दी बताइए, ये हो गए आपके इनर सेल मास। चलिए, तो ये इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। मैंने क्या बोला, आफ्टर
आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, कौन से सेल, ट्रोपोब्लास्ट लेयर के जो सेल्स है, ये क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। तो यही देखिए क्या करते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या आपको क्लियर है? तो ये क्या है जल्दी बताइए, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज, जल्दी बताइए क्या होता है, कोरियोनिक विलाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरियोनिक विलाई को किसने बनाया, तो आप क्या बोलोगे, ट्रोपोब्लास्ट सेल ने। किसने बनाया, ट्रोपोब्लास्ट सेल ने। ये सारे के सारे जितने ट्रोपोब्लास्ट सेल है वो सब कोरियोनिक विलाई को नहीं बनाते। क्या क्लियर है? कुछ ही सेल्स क्या करते हैं, कोरियोनिक विलाई को बनाते हैं, बाकी सेल्स को हम रॉबर्ट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कि कोरियोनिक विलाई को नहीं बनाते उन सेल को हम रॉबर्ट सेल बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। क्या क्लियर है? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉबर्ट सेल। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट सेल। क्या इतना क्लियर है? इतना समझ में आया कि क्या होता है? चलिए, अब ये तो हो गया आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है उन्होंने क्या बना लिया, आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कोरियोनिक विलाई। अब बात आती है मैम, ये इनर सेल मास जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनर सेल मास जो होती है वो क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेम सेल्स। ठीक है, यही इनर सेल मास जो होते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन कन्वर्ट हो जाते हैं कैसे, कॉलम लाइक सेल्स में। किसमें, देखिए ऐसे कॉलमनार सेल्स में। ठीक है, ये दिख रहे हैं, और कुछ कन्वर्ट होते हैं, कुछ कन्वर्ट होते हैं आपके क्यूब लाइक सेल्स में। ठीक है, तो इन्हें जो कॉलमनार दिख रहे हैं आपको, जो कैसे दिख रहे हैं, कॉलमनार, ये कॉलमनार सेल जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। क्या क्लियर है? और आपको जो ये सेल्स दिख रहे हैं कैसे, क्यूबॉइडल, कैसे दिख रहे हैं, क्यूबॉइडल, क्यूब शेप के दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, हाइपो, है ना, ऊपर वाला एपीब्लास्ट, नीचे वाले हाइपोब्लास्ट। अगर आप इसे ऐसे देखो तो ये ऊपर वाले हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, एपीब्लास्ट सेल, और ये क्या कहलाएंगे, हाइपोब्लास्ट सेल। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो होता क्या है, इतना समझ में आया? तो जल्दी से पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो समझ में आया। अब बात आती है कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो यही एपीब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, यही एपीब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये किसको बनाते हैं, एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल एक्सिस को। किसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस को। क्लियर है? ये किसको बनाते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को। और हाइपोब्लास्ट किसको बनाते हैं, हाइपोब्लास्ट बनाते हैं योक सैक को। किसको, योक सैक को। क्या क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये किसको बनाते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को, और ये किसको बनाते हैं, योक सैक को। या मैं बोल दूं ये किसको बनाते हैं, जर्म लेयर को। किसको बनाते हैं, जर्म लेयर को। ठीक है, तो ये किसको बनाते हैं, जर्म लेयर को। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ सकते हैं? अब देखिए,
तो यहाँ पर समझ में आया, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर कहां पर, ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाय विच इज सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, जब मैंने आपको इम्प्लांटेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था जब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इम्बेडेड होता है, धंसता है यूट्राइन वॉल में, तो क्या होती है, यूट्राइन वॉल जो होती है वो यूट्राइन के जो टिश्यू होते हैं वो उस ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं ना कि क्या है, यूट्राइन जो वॉल है, टिश्यू है, उसे सराउंड कर लेते हैं। अब उसमें क्या थी, ब्लड वेसल्स भी थी, क्या थी, ब्लड वेसल्स भी थी, तो ब्लड वेसल ने भी क्या किया, उन्हें सराउंड कर लिया, किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। क्या क्लियर है, पक्का? चलिए अब देखिए, द कोरियोनिक विलाय एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम interdigitated with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo या fetus and maternal body called placenta। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है मैं आपको बताती हूँ। आफ्टर क्या हुआ, आपका इम्प्लांटेशन हुआ, कोरियोनिक विलाय जो थी, ठीक है, और यूट्राइन टिश्यू जो थे, ये क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, चलिए तो थोड़ा सा गौर फरमाना आप यहाँ पर। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो क्या है, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा गौर देना। ये जो है आपको, ये क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ये मूव कर रहा है अभी, ये वाला, ये तो हो गया आपका क्या, ये क्या हो गई आपकी, जल्दी बताइए, ये हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या हो गई, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है? अब देखना थोड़ा, ये जो है ये क्या है, यूट्राइन टिश्यू है, और ये क्या है आपका बेबी। चलिए एक मिनट, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये देखिए, ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये ऐसा बड़ा करके दिखाया, तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये तो यूट्राइन वॉल है, और ये किसके टिश्यू है, जल्दी बताइए, ट्रोपोब्लास्ट है। किसकी ट्रोपोब्लास्ट है, जल्दी बताइए, एम्ब्रियो की ट्रोपोब्लास्ट है। तो इनके बीच में, मतलब कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू के बीच में एक कनेक्शन बना, एक स्ट्रक्चर बना, जिसे हमने क्या बोला, जल्दी बताइए, प्लेसेंटा। क्या बोला, प्लेसेंटा। तो बात आती है प्लेसेंटा की, कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है। तो प्लेसेंटा का काम होता है कि जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए है डेवलप करने के लिए, जीने के लिए, सेल को लिविंग रखने के लिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए बेबी को, फीटस को, वो कहाँ से मिलेगा, मदर की बॉडी से, क्योंकि वो बाहर तो है नहीं, तो उसे हम फीड तो करा नहीं सकते। तो क्या कर रहा है, ये जो ब्लड यहाँ पर जो सर्कुलेट हो रहा है, मदर का ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है एंडोक्राइन में, आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है, वहां से क्या हो रहा है, ब्लड का डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लड का डिफ्यूजन। तो ब्लड का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन हो रहा है। किसका, न्यूट्रिएंट्स का। किसका डिफ्यूजन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का। किसके बीच में, जल्दी बताइए, फीटस और मदर के बीच में। क्या क्लियर है? तो मदर की जो ब्लड है वहां से वो न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन हो रहा है, कहां पर, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक, है ना। क्लियर है? तो बेबी को जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीजें चाहिए है, वो सारी उसको उससे मिल जाएगी। क्या क्लियर है? अब बेबी ने एक्सक्रीशन भी किया होगा, उसके जो गंदी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो निकला होगा, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालना है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी इस प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, मैटरनल बॉडी में, और मैटरनल बॉडी उसे एक्सक्रीट आउट करके बाहर निकाल देगी। क्या क्लियर हुआ? तो दो, एक तो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कर रहा है। दो हो गया। और क्या करता है मैम, तो मैं बोलूंगी ये एक और चीज करता है जिसे बोलते हैं बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या करता है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे बिहेव करता है। कौन, प्लेसेंटा। मैम एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, इसलिए मैं इसे क्या बोल रही हूँ, बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या क्लियर है मैम? कौन कौन से हार्मोन होते हैं ऐसे जो ये सिक्रीट करता है प्लेसेंटा, तो मैं बोलूंगी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, बट कोरियोनिक कॉर्टिकॉइड होते हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, वो सब भी सिक्रीट होते हैं। बट आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, ठीक है। और रिलैक्सिन भी किसके थ्रू सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होता है। हाँ, आपने सही सुना है कि ओवरी भी रिलैक्सिन को सिक्रीट करती है, बट सिर्फ ओवरी नहीं, प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन को सिक्रीट करता है। क्या क्लियर है? तो ये सारे हार्मोन्स किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो बिहेव कर
रहा है कौन, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के थ्रू ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। क्या क्लियर है? अब बात आती है और कुछ भी होता है मैम, हाँ, तो आईजीजी जो बॉडी होती है ना, आईजीजी जो स्मॉलर बॉडी होती है, सबसे छोटी एंटी बॉडी होती है, वो भी इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या कर जाती है, पास कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। क्या क्लियर है? पक्का इतना समझ में आया? तो फंक्शन देखिए, द फीटस गेट्स इट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेसेंटा, कैसे, मदर बॉडी से। क्या समझ में आया? तो प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस हो जाएंगे अगर हम फंक्शंस की बात करें तो देखिए, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo। क्या समझ में आया? तो अगर मैं आपको नॉर्मल लिखवाऊंगी इसके फंक्शन बताइए, तो हम फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा लिखते हैं, ठीक है? हम यहां लिखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है? पहला क्या फंक्शन हो जाएगा, प्रोवाइड, क्या करता है ये, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड जल्दी बताइए, एंड न्यूट्रिएंट्स to the developing embryo या fetus। क्या क्लियर है? चलिए, और क्या करता है मैम? और करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, लाइक CO2, है ना? तो ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं लाइक CO2। क्लियर है? और क्या करता है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। और कुछ भी करता है? हाँ करता है। और क्या करता है जल्दी बताए? सप्लाई IgG एंटीबॉडी एंड, और क्या करेगा जल्दी बताइए? एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? तो ये किसके जैसे बिहेव करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे। कैसे, क्यों करता है? क्योंकि ये सिक्रीट करता है कौन कौन से हार्मोन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और जल्दी बताइए HCG और HPL। मैम HCG का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। क्या होता है HCG का फुल फॉर्म? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। क्लियर है? और HPL का ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। क्या क्लियर है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। क्या क्लियर है? तो ये सारे हार्मोन और क्या, रिलैक्सिन, और क्या, रिलैक्सिन, ठीक है? ये सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, जल्दी बता दीजिए? ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। क्या क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? अब मैम प्रोजेस्टेरॉन को तो सिक्रीट कॉर्पस लूटियम कर रहा था, तो यहाँ पर ये क्यों कर रहा है? इसकी जरूरत क्या है? अब देखिए, प्रेगनेंसी हो गई, कॉर्पस लूटियम जो है वो डिजनरेट तो होगा। अगर वो डिजनरेट हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो गया तो इसका काम क्या था प्रोजेस्टेरॉन का, जल्दी बताइए? ये क्या कर रहा था? मेंटेन करके रख रहा था एंडोमेट्रियल वॉल को। अगर प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियल वॉल गिर जाएगी, और अगर एंडोमेट्रियल वॉल जो गिर गई
तो क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो प्लेसेंटा है, डेवलपिंग प्लेसेंटा है, वो क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो कॉर्पस लूटियम जो होता है वो डिजनरेट होने लगता है और प्लेसेंटा जब बनने लगता है तो क्या, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, जो कि मेंटेन करके रखता है किसको, एंडोमेट्रियम वॉल को। क्या इतना क्लियर हुआ। चलिए, एस्ट्रोजन क्या करता है, वही फॉलिकुलर डेवलपमेंट, है ना, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। HCG जो होता है ना, क्या, HCG क्या करता है, जल्दी बताइए। HCG कुछ नहीं, LH के जैसे बिहेव करता है। किसके जैसे, LH के जैसे। अब हुआ क्या था, LH जो था, है ना, वो ओव्यूलेशन के टाइम पे तो पीक पे आया था, उसके बाद, है ना, क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम होते जा रहा था। क्या होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। अब उसकी कमी को पूरा कौन करेगा, तो उसकी कमी को पूरा करेगा कौन, HCG। कौन करेगा, HCG। क्या इतना क्लियर है। चलिए, अब आता है HPL के ऊपर। तो HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। तो इसका काम खुद बोल रहा है, लैक्टोजन, है ना। तो ये क्या है, लैक्टोजन हार्मोन है जो लैक्टेशन कराता है। क्या कराता है, लैक्टेशन कराता है। लैक्टेशन के टाइम पे इसका काम रहता है। क्या क्लियर है। तो इनिशियल स्टेज में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जेस्टेशन पीरियड पे इसका कोई काम नहीं रहता। क्या क्लियर है। आफ्टर प्रेगनेंसी जब लैक्टेशन होता है, जब मिल्क प्रोड्यूस होता है, तब मिल्क प्रोड्यूस कौन कराता है, यही HPL हार्मोन। क्या क्लियर है। मैम रिलैक्सिन का काम क्या होता है, तो रिलैक्सिन जो होता है, जो आपका जो यूट्रल बॉल जो है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। क्या क्लियर है। चलिए, जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन के दौरान पर ये आपकी जो सर्विक्स और ये यूट्रस है, इसको क्या कर देता है, वो रिलैक्स कर देता है। क्या क्लियर है। चलिए, इतना समझ में आया आपको, पक्का। अब बात आती, जो प्रेगनेंसी कंफर्म किट आती है, वो प्रेगनेंसी कंफर्म किट में प्रेगनेंसी कंफर्म क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होता क्या है। देखिए, जब प्लेसेंटा फॉर्म होने लगता है, क्या होने लगता है, प्लेसेंटा फॉर्म होने लगता है, तो प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है, HCG हार्मोन। क्या करता है, HCG हार्मोन। और यही HCG हार्मोन यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता है। क्लियर है। तो जैसे ही उस किट में क्या होता है, HCG डिटेक्शन होता है। क्या होता है, HCG डिटेक्शन होता है। तो जैसे ही यूरिन उस किट पर आएगी और अगर उस यूरिन में HCG हार्मोन है, तो क्या हो जाएगा कि हाँ, ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है। क्लियर है। तो समझ में आ गया, प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, HCG, है ना। और ये किसके जैसा है, लाइक LH, है ना, लाइक LH। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इतना समझ में आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े क्या। चलिए, अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, ये वाला समझ में आया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, थोड़ा सा लिखने के लिए आपको काम आएगा। चलिए, तो इतना हो गया, आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, इस एनिमेशन में बताया था कि प्लेसेंटा एम्ब्रियो से किसके थ्रू कनेक्ट है, इसके थ्रू। और ये तो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है। तो ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से या फीटस से। क्या क्लियर है। क्या इतना समझ में आया, पक्का। देखिए, अब देखिए, which helps in the transport of substance to and from the embryo। ठीक है। तो अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। कैसे मैम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कि कुछ चीज एम्ब्रियो तक पहुंचानी है, प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक पहुंचानी है, तो उस एम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर ये कॉर्ड जो है ना पाइप जैसा वर्क कर रहा है। क्लियर है। तो क्या कर रहा है, प्लेसेंटा से ले रहा है और एम्ब्रियो को पहुंचा रहा है। क्लियर है। तो ये कौन है, एम्बिलिकल कॉर्ड। तो मैं एम्बिलिकल कॉर्ड हूं, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जो भी चाहिए मैं लूं के और कहाँ दूंगी, जल्दी बताइए, आपके एम्ब्रियो को। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया। अब होगा क्या, जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट्स है उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे, वो भी मेरे थ्रू जाएगी। अब बात आती है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनती किससे है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनती किससे है। तो मैं क्या बोलूंगी, जो एम्ब्रियो था, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, उसकी लेयर थी ऊपर वाली ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ठीक ही नहीं। तो ट्रोपोब्लास्ट जो होती है वही
ट्रोपोब्लास्ट प्लस क्या होती है, इसमें आर्टरीज और वेन्स होती है। क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स। तो ट्रोपोब्लास्ट प्लस आर्टरीज प्लस वेन्स मिलकर बनाती है किसको, अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो क्लियर है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है समझ में आया, मैं बता देती हूं। लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ लिखा तो हुआ है भाई। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है जल्दी बताइए, क्या क्या है, ट्रोपोब्लास्ट प्लस आर्टरीज, इसमें 2 आर्टरीज होती है, 2 आर्टरीज प्लस वेन, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या क्लियर है, पक्का। और अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। क्या काम होता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। कहां से कहां, प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक। क्या इतना क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया। तो जो आर्टरीज होती है, क्या होती है, जो आर्टरीज होती है वो क्या लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, और वेन्स जो होती है वो क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या क्लियर है। ये जस्ट सिमिलर है किसके, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के सिमिलर है। क्या क्लियर है। तो ये किसके सिमिलर है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के सिमिलर। जो आर्टरीज है वो किसको लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन जो होगी वो किसको लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या इतना क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया। तो इतना देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। अभी बोल दिया मैंने कि प्लेसेंटा जो है वो किसके जैसे एक्ट करता है, एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे। किसके जैसे, एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, HCG। क्या बोलते हैं, HCG। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, HPL। क्या बोलते हैं, HPL। इनका काम आफ्टर पार्चुरेशन ही होता है, ठीक है। पहले इनका काम नहीं होता, पहले ये इनएक्टिव रहते हैं। क्या क्लियर है। और कौन, एस्ट्रोजन, और कौन, एस्ट्रोजन, और कौन, प्रोजेस्ट्रॉन, और मैम रिलैक्सिन, और कौन हो जाएगा, रिलैक्सिन। क्या क्लियर होगा, ये इतना क्लियर है आपको। अब देखिए, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, है ना, लेटर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब बाद में, है ना। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं। इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ओवरी, खुद ही बोल दिया उन्होंने, ऑल्सो सिक्रीटेड बाय, मतलब और कौन कर रहा है, प्लेसेंटा भी कर रहा है। कौन कर रहा है, प्लेसेंटा। तो रिलैक्सिन को कौन कौन सिक्रीट कर रहा है, प्लेसेंटा प्लस ओवरी। ओवरी में भी कौन, कॉर्पस लूटियम। क्या इतना क्लियर, पक्का समझ में आया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। चलिए तो नोट कर लिया। अब देखिए, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, HCG, HPL एंड जल्दी बताइए, रिलैक्सिन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इस पॉइंट को याद रखोगे क्या नहीं, क्या रखोगे क्या नहीं, जल्दी बताइए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से हार्मोन्स मिलते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, HCG, HPL एंड जल्दी बताइए, रिलैक्सिन। तभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं उन प्रेगनेंसी किट में, नहीं तो भाई हर कभी दिखा देता ये तो। अगर इसका यूज हम नॉर्मली करते उसमें, तो ये तो हर कभी प्रेगनेंसी दिखा देता नहीं ना। तो ये कब हो रहा है प्रोड्यूस, सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान पर, इसीलिए इसे किस में यूज किया गया है, उन किट्स में। क्या क्लियर है। चलिए, तो किट्स में डिटेक्शन के लिए यूज किया गया। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं की होगी तो जल्दी फटाफट तो लाइक कर दो, पहले जल्दी फटाफट लाइक करो। मैं हमेशा देखती हूँ आप वीडियो लाइक, भाई कितना आलस आता है यार, इतनी आलसी, इतना आलस खाकर जाओगे कहाँ। सिर्फ एक ऐसे करके टैप तो करना है, डबल टैप भी नहीं करना, एक ही करना है बस। और गलती से 2 बार मत कर देना, नहीं तो बहुत जोश में आ जाओ कि मम्मी मैम ने तो आज बोल दिया है, अब तो मैं 2 बार करूंगा, है ना, या 2 बार करूंगी। ये बिल्कुल नहीं, एक ही बार करना है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़े क्या, आप देखिए,
In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, मैंने क्या बोला था, इनके अलावा भी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन, ठीक है, एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। क्लियर है? इस टाइम पे इन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? कहाँ पर? मैटरनल ब्लड में। क्यों? क्योंकि जो प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल है ये क्या होता है, देखिए कॉर्टिसोल जो होता है वो इमरजेंसी हार्मोन होता है। क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन होता है जिसको सिक्रीट कौन करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या सिक्रीट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या क्लियर है? तो क्या है, ये इमरजेंसी हार्मोन है और इस टाइम पे इसका बढ़ जाता है। और फीमेल जो होता है ना, फीमेल जो है उसका बीएमआर कब बढ़ जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। और बीएमआर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताइए, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसलिए इसका भी अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? पक्का? अब देखिए, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है, फीटल ग्रोथ के लिए क्या है, इसेंशियल है। क्या है? इसेंशियल है। क्या क्लियर है? ये जो हार्मोन है ना, जो इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे प्रेगनेंसी के टाइम पे और कौन सिक्रीट कर रहा है, जल्दी बता दीजिए, प्लेसेंटा। कौन सिक्रीट कर रहा है, प्लेसेंटा। इसीलिए इनका क्या है, अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट। क्या क्लियर है? कॉर्टिसोल क्या करता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है, तो ये क्या करता है, इमरजेंसी के दौरान पे क्या वर्क करता है, ठीक है, फीटस के लिए भी। प्रोलैक्टिन का तो काम होता है वही सब, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराना और सिक्रीशन ऑफ ब्लड, मिल्क। क्लियर है? थायरॉक्सिन जो होता है वो बीएमआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो फीटस है उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही। और ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। तो ये बीएमआर को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। क्या रखता है, कंट्रोल करके। क्या इतना क्लियर है? चलिए, तो जो पतले लोग रहते हैं ना ज्यादा, उनका बीएमआर हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है? और जो क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ शो कर रहे होंगे, है ना। तो आपने देखा होगा जब ग्रोथ फेज होता है किसी बच्चे का, उस टाइम पे वो पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला, क्योंकि उसका बीएमआर उस टाइम पे क्या है, हाई है। क्या है, हाई है। उसका वो ग्रोथ फेज है, इसलिए वो क्या है, अभी मोटा नहीं हो रहा है। क्या क्लियर है? अब देखिए, हाँ, ये मत बोलने लगना मैम अभी तो आपका भी क्या ग्रोथ फेज चल रहा है, अभी तो नहीं हो रही है ना, मैं सही हूँ, है ना। तो ये मत बोलने लगना कि मैम शायद आपका भी ग्रोथ फेज चल रहा है, इसलिए आप भी पतली हैं। ठीक है, चलिए, hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। ठीक है, तो ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए एंड फीटल ग्रोथ के लिए। क्या क्लियर है? पक्का? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, रुकिए। ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हुआ क्या, ये ट्रोपोब्लास्ट है। क्या है, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट ने ही क्या बनाया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्लियर है? वहीं पर अगर हम बात करें, अंदर क्या थे, इनर सेल मास थे। क्या थे, इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास जो थे वो डिवाइड हो गए थे किसमें, एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। किसमें हुए थे, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। मैंने बोला था कि एपीब्लास्ट जो होता है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोनल डिस्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, एपीब्लास्ट भी और हाइपोब्लास्ट भी। क्या क्लियर है? तो देखिए, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के नीचे क्या, सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, देखो खुद ही बोल रहा है, योक सेक। क्या बोल रहे हैं, योक सेक। और दूसरा जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, एलेंटोइस। क्या बोलते हैं, एलेंटोइस। क्या क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं, एलेंटोइस। क्या क्लियर है? अब बात आती है, मैम आपने ये क्या लिखा है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। क्लियर है? तो वो भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपका योक सेक है, ये कवर है 2 लेयर से या 2 लेयर से बना हुआ है। तो कौन सी, अब देखिए, ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये कौन सी है, ब्लू वाली, जल्दी बताइए, मीजोडर्म। और ये वाली कौन सी है, एंडोडर्म। कौन सी हो गई, एंडोडर्म। तो योक सेक किससे मिलके बना हुआ है, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म से। किससे, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म से। क्या इतना क्लियर है? पक्का? चलिए, वहीं पर हम बात करें किसका, ये यहाँ पर जो है इसे हम क्या बोलते हैं,
एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर जो फ्लूइड होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या एमनियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? न्यूट्रेटिव फ्लूइड होता है। क्या होता है? न्यूट्रेटिव फ्लूइड होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या क्लियर है? पक्का। तो देखिए ये जो एम्नियन है ये किससे बना हुआ है, या एम्नियन में कौन कौन सी लेयर होती है? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। क्लियर है? कौन सी होती है? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। क्या इतना क्लियर है? पक्का। वहीं पर ये देखिए ये तो कोरियोनिक विलाय हो गई और ये क्या है? कोरियोन। क्या है? कोरियोन। ठीक है, तो कोरियोन किससे मिलकर बना हुआ है? जल्दी देखिए, ये तो हो गई मेसोडर्म, ये तो क्या हो गई? मेसोडर्म, और ये क्या हो गई? ट्रोपोब्लास्ट। ये क्या हो गई? ट्रोपोब्लास्ट। तो कोरियोन ये पूरा है, कोरियोन ये क्या है? पूरा है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? ट्रोपोब्लास्ट प्लस मेसोडर्म से। क्लियर है? वहीं पर अगर इसकी बात करें तो ये तो है पूरा, ये किससे मिलकर बना हुआ है? जल्दी बताइए। एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से। यहाँ पर भी हम बात करें तो ये भी किससे बना हुआ है? एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से। और ये किससे बना हुआ है? जल्दी बताइए। मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म से। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेम्ब्रेन्स ऑफ, जल्दी बताइए, मेम्ब्रेन्स ऑफ आपके एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्लियर। आगे बढ़े। देखिए अब देखिए मेम्ब्रेन्स की बात करें, अभी आपने जो दिखा है ना उसी की बात कर रही हूं मैं, उसी की बात कर रहे हैं ना। तो मैं इसको दो में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो कर रही हूँ एक्स्ट्रा, मतलब बाहर की तरफ जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ना, जो मेन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, या मैं बोल दूं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है? मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जर्म लेयर की। किसकी? जर्म लेयर। क्या क्लियर है? तो जर्म लेयर क्या हो जाएगी? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कौन कौन सी होती है जर्म लेयर? जल्दी बताइए। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या क्लियर है? कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये तीनों जो लेयर है ये क्या है? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है या जर्म लेयर है। क्लियर है? अब बात आती है जब ब्लास्टोसिस्ट के बाद डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो में तो वो क्या बनता है? गैस्ट्यूला बनता है। क्या बनता है? गैस्ट्यूला। क्या क्लियर है? उस गैस्ट्यूला के टाइम पे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्यूलेशन। क्या बोलते हैं? गैस्ट्यूलेशन। तो गैस्ट्यूलेशन क्या होता है? गैस्ट्यूलेशन का मतलब होता है जब ये जर्म लेयर फॉर्म होने लगती है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्यूलेशन। ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद होता है। कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद। क्या क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद क्या होने लगता है? गैस्ट्यूलेशन पीरियड होने लगता है जिसमें जर्म लेयर फॉर्म होने लगती है। क्लियर है? अगर बात आती है कि मैम ये 3 जर्म लेयर है, सबसे पहले कौन सी बनती है? तो सबसे पहले बनती है एंडोडर्म। कौन सी बनती है? एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, देन एक्टोडर्म। क्या क्लियर है? तो फर्स्ट फॉर्म लेयर कौन सी हो जाएगी? ये क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्यूलेशन। ड्यूरिंग गैस्ट्यूलेशन यहां लिख दूं? ठीक है, तो गैस्ट्यूलेशन के दौरान पे सबसे पहले कौन बनती है? एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, देन एक्टोडर्म। क्या इतना क्लियर है? अब बात आती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। किसकी आती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? जल्दी बताइए। कोरियोन। कौन आ जाएगा? कोरियोन। और कौन आ जाएगा? एमनियोन। ठीक है, और क्या आ जाएगा? और आएगा एलेंटोइस।
और क्या आएगा, और आएगा yolk sac। ठीक है, तो ये चारों की चारों जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है? चलिए, तो कोरियन किससे बनी होती है, जल्दी बताइए। कोरियन बनी होती है किससे, ट्रोपोब्लास्ट से प्लस ट्रोपोब्लास्ट प्लस मीजोडर्म। ठीक है, वहीं पर एमनियन किससे बनी होती है, एक्टो प्लस मीजो। और ये दोनों किससे बनी होती है, जल्दी बताइए, मीजो प्लस एंडो। अभी तो बताया था कि नहीं, कि भाई जो एलेंटोइज और yolk sac है वो दो मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन से बनती है, जिसमें कौन कौन आ जाता है, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म और एंडोडर्म क्या करती है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, yolk sac, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्लूइड। क्या क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब देखिए, इतना हो गया अपना, क्या मैं से इरेज कर दूं? अब देखिए, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, ठीक है, मतलब इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स इनटू आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एक्टोडर्म, है ना, क्या बोल रही है, एक्टोडर्म, बट बनती क्या है, सबसे पहले मीजोडर्म, देन सॉरी एंडोडर्म, देन मीजोडर्म, और उसके बाद क्या बनती है, एक्टोडर्म। क्या क्लियर है? देन देखिए, डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड मीजोडर्म। इन्होंने बोला नहीं, मिडिल लेयर मीजोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। क्या क्लियर है? तो इनर लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं, आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। क्लियर है? इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबसे पहले एक्टोडर्म बनती है। उन्होंने ये बोला है कि जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होकर किसको बनाते हैं, जल्दी बताइए, जर्म लेयर को बनाते हैं। क्या क्लियर है? समझ में आया? पक्का? चलिए आगे बढ़े। A mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जल्दी ही क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या आ जाती है, मिडिल लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। कितना क्लियर है? चलिए, These three layers give rise to all tissues, organs in adult। ठीक है, तो अब जितने भी ऑर्गन्स मेरी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, क्लियर है, चाहे वो स्किन से लेके, हार्ट से लेके, किडनी से लेके, कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे वो न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, क्लियर है, चाहे हम लंग्स की बात करें, हम हार्ट की बात करें, हम क्या बोलते हैं, टिश्यू की बात करें, मसल्स की बात करें, जो है मसल्स की बात करें, बोन्स की बात करें, किसी की भी बात करें, ये सब जो है इन तीनों लेयर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? तीनों लेयर से। ठीक है, मसल जैसे होती है तो मसल का जो ओरिजिन होता है मीजोडर्मली, आपने सुना होगा मीजोडर्मली ओरिजिन। ठीक है, तो मीजोडर्मली ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो गैस्ट्रुला में 3 लेयर थी, जर्म लेयर थी, तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, बोन्स है और मसल्स जो है वो किससे बनी हुई है, मीजोडर्म से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मीजोडर्म से। क्लियर है? वहीं पर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन जो होता है वो किससे बना होता है, एक्टोडर्म से। किससे बना होता है? एक्टोडर्म से। क्या क्लियर है? कार्डियक मसल, जो हमारा हार्ट है वो मसल से बना हुआ, कौन सी मसल से? कार्डियक मसल से। तो मसल भी किससे बनी हुई है? मीजोडर्म से। तो ऐसे हम क्या देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं। क्या क्लियर है? जैसे हमारी स्किन है तो स्किन जो है उसका नाम ही बोल रहा है ना, क्या बोलते हैं हम, डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस। ठीक है, तो उसका जो ओरिजिन है वो क्या हो जाएगा, एक्टोडर्मल ओरिजिन। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे हम क्या पढ़ते हैं, सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। वेन्स का जो हम पढ़ते हैं, आर्टरीज का पढ़ते हैं, कैपिलरीज का पढ़ते हैं, तो कैपिलरीज में भी आप पढ़ते हो, तो सबका हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन पढ़ते हैं कि कौन किससे ओरिजिनेट हुआ है। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो देखिए, it needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells। तो मैंने बोल दिया था ना पहले ही कि जो इनर सेल मास होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जिसके पास पोटेंसी होती है। क्लियर है? कि वो क्या करे, पूरे एक ऑर्गन को क्या कर दे, जेनरेट कर सके। क्या कर सके? जेनरेट कर सके। क्या क्लियर है? विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन। ओ सॉरी, ये तो मेरी मुंह की बात कॉपी कर रहे हैं,
ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा सच्ची में, ये अभी नीचे वाला नहीं पढ़ा था आपके सामने, क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो स्टेम सेल्स इनके पास पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल है, इनके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि ये क्या कर सके थे, टिश्यू या किसी ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? पक्का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो लेयर है ये क्या है, ये क्या है जल्दी बताइए, एक्टोडर्म है। ये वाली जो बीच में है ये क्या है, मेसोडर्म है। एंड दिस वन इज एंडोडर्म। क्या क्लियर है? तो यही तो बोल रहा है यहाँ पर कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मिडिल लेयर आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। क्या इतना क्लियर है? समझ में आया? पक्का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए अब देखिए, What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? ठीक है, कौन कौन से फीचर्स है हम देखते हैं। जल्दी से इसके कमेंट करिए कि कौन कौन से मेजर फीचर्स है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्लियर है? चलिए, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स। ठीक है, तो जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो कितने महीने की होती है, कितने मंथ की होती है? 9 मंथ की होती है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। क्लियर है? तो 9 मंथ तक बोलते हैं ना कि मैंने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा है। ठीक है, मैंने 9 महीने तुम्हें अपने कोख में रखा है। तो वो ये टीवी सीरियल और आप मूवीज में सुनते होंगे ना, हाँ वही वाला। तो 9 महीने का मतलब क्या है, ये 9 मंथ का जो पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। इस पूरे टाइम में, इस पूरे ड्यूरेशन में क्या होता है, वुम्ब के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। क्लियर है? और 9 मंथ के एंडिंग में वो क्या हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है। क्लियर है? हेल्दी फुली डेवलप हो जाता है। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? चलिए, तो उन्होंने क्या बोला, डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स? ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट करना आप कि ये आपका होमवर्क है कि डॉग में जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एलिफेंट्स में जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एंड कैट्स में जेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है। क्या क्लियर है? तो आपको मुझे सभी को इसको आंसर करना है कि एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड कितना है, ठीक है, कैट का जेस्टेशन पीरियड कितना है, डॉग का जेस्टेशन पीरियड कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 9 मंथ का जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो देखिए, फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 more months ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद, क्या बोला, प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद जो एम्ब्रियो है उसका क्या फॉर्म हो जाता है, हार्ट फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? हार्ट फॉर्म हो जाता है। क्या क्लियर है? चलिए, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस व्हाइल लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी को अगर आपको कंफर्म करना है, ठीक है, तो वो कैसे कंफर्म होती है, फर्स्ट ग्रोइंग फीटस जो है उसकी क्या सुनाई देती है आपको, हार्ट बीट्स। ठीक है, लब डब, लब डब। ठीक है, धक धक नहीं सुनाई देती है ना, दिल धड़कने लगा, धक धक करने लगा, ये कुछ नहीं सुनाई देता। जो हार्ट है उसका साउंड होता है लब डब। ठीक है, तो क्या सुनाई देता है स्टेथोस्कोप में, लब डब। क्लियर है? धक धक नहीं सुनाई देता। क्या क्लियर है? चलिए, तो इतना हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। चलिए, तो अब देखिए, by the end of this the second month of pregnancy, second month of pregnancy मतलब अगर मैं वीक में बात करूं, ठीक है, तो कितने वीक होंगे जल्दी बताइए। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कितने वीक, 8। क्लियर है? 8 वीक, क्योंकि हर एक मंथ में कितने 4 वीक्स होते हैं, तो कितने हो गए, 8 वीक। ठीक है, प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्ड लिम्स एंड द डिजिट्स। ठीक है, तो सेकंड मंथ में क्या हो जाता है, लिम्स, और लिम्स मतलब हाथ पैर, है ना, और डिजिट्स मतलब ये। ठीक है, तो क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स क्या होने लगती है, फॉर्म होने लगती है, डेवलप होने लगती है। क्या क्लियर है? चलिए, तो ये बेबी देख लीजिए कितना प्यारा सा दिख रहा है ना। अब देखिए जरा, थोड़ा अब तो बड़ा हो गया बहुत, है ना, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, अब वो फुली डेवलप्ड है, निकलने के लिए बाहर, मतलब पार्चुरेशन के लिए क्या है, वो
डेवलप हो चुका है। बट अब देखिए कैसे फॉर्म होता है ना, प्रकृति का ये सुंदर सा नमूना आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, ये देखिए 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 बड़ा हो रहा है। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये देखो छोटा सा था, एम्ब्रियो था, फीटस, फीटस देखो बड़ा हुआ, डेवलप हो गया, फुली डेवलप्ड हो गया। क्या दिख रहा है, तो ऐसे ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। इनिशियली क्या आपको डिजिट्स दिख रही है, अब देखो डिजिट्स बनने लगी, लिम्स बनने लगे, डिजिट्स बनने लगी। क्या क्लियर है, तो फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, हार्ट, ठीक है। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, क्लियर है। अब देखिए बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, ठीक है, 12 वीक्स मतलब 4 3 12, मतलब थर्ड मंथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड मंथ। मतलब थर्ड मंथ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्लियर है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं, थर्ड मंथ को। किसको बोलते हैं, थर्ड मंथ को, ठीक है। किसको बोलते हैं, थर्ड मंथ को। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, तो पहले ट्राइमेस्टर के टाइम पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं, फॉर्म होने लगते हैं। क्या क्लियर है, चलिए। आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया, लिम्स वगैरह ये सब क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है, पक्का समझ में आया। आगे देखिए, द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ठीक है। तो जो बेबी का मूवमेंट होता है ना, वोम्ब के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर, मदर की यूट्रस के अंदर, वो कौन से महीने में देखा जाता है, 5th मंथ में। प्रेगनेंसी के 5th मंथ में क्या देखा जाता है कि जो बच्चा है वो वोम्ब में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है। उसके हेड पे क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। क्या क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, by the end of 24 weeks at the end of second trimester, ठीक है। पहला ट्राइमेस्टर 3 मंथ पे, दूसरा कितने पे होगा, जल्दी बताइए, 6 मंथ पे, ठीक है। मतलब 24 वीक है ना, कैसे, 4 6 24, ठीक है। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, eyelids separates and eyelashes are formed, क्लियर है। तो अब क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान पर क्या होता है, बॉडी पर क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। क्लियर है। और क्या होता है, आईलिड्स ओपन हो जाती है। आईलिड्स जो होती है ना, ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। पहले ये क्या होती है, चिपकी रहती है, ठीक है। फिर क्या होती है, ऐसे ओपन हो जाती है। क्लियर है। आई लैशेस आने लगते हैं, खूबसूरती आने लगी अब, है ना। तो धीरे धीरे क्या बनने लगी, खूबसूरती आने लगी। क्या क्लियर है। अब देखिए, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, और प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड। अब क्या हो चुका है, फीटस फुली डेवलप। अब वो मम्मी के अंदर, मम्मा के वूम के अंदर ऐसे कर रहा है, बस अब मैं फुली डेवलप हो चुका हूँ, अब मुझे बाहर आने दो, ठीक है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। क्या क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो फीटस है वो क्या हो गया, फुली डेवलप हो गया एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। अब बोल रहा है बस मम्मा, बहुत मैंने आपके अंदर रह के बहुत सारा खाना पीना सब कुछ खा लिया, मजे कर लिया, अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, अब मुझे स्कूल जाना है, अब मुझे पढ़ाई करनी है। क्या क्लियर है। तो ये क्या हो गया है, जल्दी बताइए, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है और बेबी फुली डेवलप्ड है बाहर निकलने के लिए। क्या क्लियर है। और जब बेबी बाहर निकलता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मदर बॉडी से बेबी जो है एक्सपेल आउट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुलेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, पार्चुरेशन। क्या इतना क्लियर है, समझ में आया, पक्का। तो एक जगह लिख लें क्या अपन यहाँ पर, ठीक है। पहले मंथ में क्या होता है, जल्दी बताइए, हार्ट फॉर्म होता है। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म होती है। थर्ड मंथ में जल्दी बताइए, थर्ड मंथ में क्या होता है, आपके क्या आ जाते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया लिखा हुआ है ना कहीं, कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या होता है, मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, लाइक लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। उसके बाद 4th मंथ में क्या हो जाता है, हम 5th मंथ की बात करते हैं, डायरेक्ट किसकी बात करते हैं, 5th मंथ की। तो 5th मंथ में क्या होता है, बॉडी पर क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं, और पहला मूवमेंट देखा जाता है। क्या देखा जाता है, बच्चे का पहला मूवमेंट देखा जाता है। सॉरी, हेयर्स जो हेड है उस पर हेयर्स आने लगते हैं और बच्चे का पहला मूवमेंट देखा जाता है।
जाता है। क्या क्लियर है? फिर क्या होता है, फिर देखिए फिर क्या हो रहा है, 6 मंथ है ना, उसमें क्या हो रहा है, जो बॉडी है उस पे क्या आ गए, फाइन हेयर्स आ गए, मतलब छोटू छोटू से क्या आ गए, बाल आ गए हाथ पैर पे। क्लियर है? बॉडी पे आईलिड्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई, और क्या बन गए, आईलैशेस बन गए। ठीक है, ये जो आंखों के ऊपर बाल लगे हुए हैं, ठीक है, ये बन गए। क्लियर है? एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स मतलब बच्चा क्या हो गया, फुली डेवलप हो गया, उसके सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, सब कुछ प्रिपेयर हो गया है। अब वो चाहता है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। क्या इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? पक्का समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, कमेंट करिए जल्दी कि समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़े। क्या तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी यहीं पर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या इतना क्लियर है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियर है? तो देखिए हमारे YouTube चैनल पर तो आप ऑलरेडी हमें फॉलो कर रहे हैं जहां तक मुझे पता है। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले YouTube चैनल को फॉलो कीजिए एंड बेल आइकन पर वो क्लिक कीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आते रहें और आपको न्यू क्लासेस जो प्लेलिस्ट पे अपलोड हो रही है, जो भी क्लासेस, उसके बारे में आपको पता चलता रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज को, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को, दैट इज़ www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। इसके अलावा आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं इस साइड पे। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि हम हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट कराते हैं। सेपरेट टीचर्स हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। बट आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इन चैनल्स पे आप कौन कौन से कोर्स कराते हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है हमारे लिए फ्री में। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल हैं आपके लिए फ्री में। ठीक है, कौन कौन से? सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बेसिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको शिक्षा लेने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन से और मेरे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।